वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी मेक और ब्रेक बजट। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। कंजम्पशन बढ़ाने का रोड मैप, केपेक्स, वित्तीय घाटे और कैपिटल गेन्स पर होगी बाजार की खास नजर। बजट के मौके पर आज खुला रहेगा शेयर मार्केट। बजट में टैक्स रियायत देकर नौकरी पेशा वर्ग को खुश कर सकती हैं वित्त मंत्री। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव कर सकती है सरकार। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर हो सकती है 1 लाख रुपए। 20% और 30% वाले स्लैब्स में बदलाव की गुंजाइश। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने पर खास जोर मुमकिन। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25,000 करोड़ की स्कीम संभव। टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी आ सकती हैं स्कीम्स। रेलवे, विमानन मंत्रालय का बढ़ सकता है बजट। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। सीएनबीसी आवाज पर बजट का 360 डिग्री कवरेज। इंडस्ट्री लीडर्स और मार्केट के दिग्गज और इकोनॉमी के सबसे बड़े एक्सपर्ट से पूरे दिन समझिए बजट की बारीकियां। बजट के दिन आवाज पर लगेगी सबसे बड़ी टेक पंचायत। टेक्निकल एनालिस्ट देंगे मुनाफे के टॉप कॉल्स। बजट भाषण के दौरान नहीं छूटेगा कमाई का कोई मौका। बजट के दिन ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 90 पॉइंट का दबाव। ट्रंप के कनाडा और मेक्सिको पर 25%, तो चीन पर 10% टैरिफ लगाने से 300 पॉइंट से ज्यादा फिसला डाउ जोन्स। टैरिफ वार से नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा सोना। और तीसरी तिमाही में 39% घटा इंडसइंड बैंक का मुनाफा, लेकिन अनुमान से कहीं बेहतर। ब्याज से कमाई में हल्का दबाव। एसेट क्वालिटी में दिखी कमजोरी। वहीं 31% घटा ओएनजीसी का प्रॉफिट। मार्जिन्स में दिखा सुधार। और बजट की मेगा कवरेज और आपकी जोरदार कमाई कराने के लिए सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम तैयार है। साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विजय चौक से लक्ष्मण रॉय, नॉर्थ ब्लॉक से आलोक प्रियदर्शी, वित्त मंत्री आवास से असीम मनचंदा, एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी के आवास से दीपाली नंदा और एमओएस फाइनेंस भागवत कराट के आवास से रोहन सिंह मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुल सिंघल साहब से समझ लेते हैं बजट को लेकर। यह आज इंपॉर्टेंट दिन। वैसे बजट होती है एक बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, और जिस बैकड्रॉप पे ये एक्सरसाइज इस बार पेंट करी जा रही है वो समय भी चुनौतीपूर्ण है। हमारा जीडीपी ठंडा पड़ा हुआ है 2 साल के लोस पे। हमारे इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई के काबू में आ नहीं पा रहा है। रुपया रिकॉर्ड लोस पे खड़ा हुआ है, और ऊपर से ट्रंप साहब के वो टैरिफ वार्स सरदर्द करने वाले हैं। ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा। ऐसे में इस बार के बजट से बाजार क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या होगा? हम लोगों ने एक टैग इस्तेमाल करा था, मेक और ब्रेक। आज जस्टिफाई करते हैं उसको। बिल्कुल। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो फिल्म आई थी ना बॉर्डर, हो गया तो बाकी सब ठीक ठाक है। तो ये हमारे लिए भी वही है। और एक बहुत प्यारा गाना था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। बाजार ना, जिस तरह बाजार बहुत भोला है, उसको बस थोड़े की ज़रूरत होती है। आप बहुत ज़्यादा मत करिए बाजार के लिए, थोड़ा कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। क्या चाहता है बाजार? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय बाजार जो चाहता है, एक चीज़ चाहता है बाजार, ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस। बस। मार्केट की प्रॉब्लम क्या रही है? मार्केट की प्रॉब्लम रही है अर्निंग्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सब जैसे कहते हैं डिसीज और सिम्टम्स। डिसीज क्या रही है मार्केट की? अर्निंग्स। बाकी सब सिम्टम्स हैं। एफआई सेलिंग, सेंटिमेंट खराब होना, स्टॉक्स का इस तरीके से गिरना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। दिक्कत क्या है बाजार की? कि बाजार की अर्निंग्स नहीं इंप्रूव हुई है। उसमें दिक्कत क्या है? पिछले 6-7 महीने से खर्चा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। चाहे वो इलेक्शन का रीज़न था, चाहे जो मर्जी रीज़न था। कल सर्वे में खुद कहा गया कि 6.3 to 6.8% हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक भारत जैसे देश को, जो विकसित देश बनना चाहता है, 6.3 to 6.8% अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए ग्रोथ रेट। और ये आई थिंक सरकार को भी पता है।
तो उस पर काम होना चाहिए और वो अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवरी होनी चाहिए इस पर। तो कैपेक्स बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में बेसिकली जान फूंकने की ज़रूरत है इस समय और एक पम्प प्राइम करने की ज़रूरत है। कंजम्पशन बढ़ाइए, देखिए कंजम्पशन बढ़ता है ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी इकोनॉमी में ट्रांसलेट होता है। जैसे हम बार बार क्यों कहते हैं कि ऑटो सेल्स अगर अच्छी आती हैं तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जान डालती हैं, क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे सब सेक्टर्स को हेल्प करता है। लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे तो आपका अपने आप जीएसटी बढ़कर आएगा, जीएसटी बढ़कर आएगा तो फिर वो आपके पास ऑब्वियसली और रेवेन्यू होगा आपके पास। तो ये सब चीज़ें ना मार्केट में एक साइकिल होती है जिस हिसाब से काम करती है। मिडिल क्लास, और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि माता लक्ष्मी का उन्होंने स्पेसिफिक नाम लिया था मिडिल क्लास और गरीबों के लिए, तो मार्केट की थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी उसके बाद। तो मिडिल क्लास को राहत मिले इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास रही है आशीष जिसने सरकार को ना पिछले पूरे 10 साल में सपोर्ट किया है, चाहे जितना मर्जी उनके टैक्सेस बढ़े हों उसके बाद भी सपोर्ट किया है। और ये कह के किया कि नहीं ठीक है, हमें पता है कि हम थोड़े से हमारे टैक्सेस हाई हैं लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को क्योंकि ज़रूरत है इस समय। और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस रहा है, मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक आप शायद कुछ कस्टम ड्यूटी चेंजेस वगैरह देखेंगे इस बजट में थोड़ा सा, ताकि डंपिंग वगैरह पे कंट्रोल किया जा सके और आपकी खुद की इकोनॉमी को ज़्यादा सहायता मिले, इस पर फोकस रहेगा। कैपिटल गेंस में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं, मेरा ये मानना है कि अभी 6 महीने पहले चेंज किए हैं उनको और सरकार ने 6-7 महीने पहले, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज आएगा, ना लॉन्ग टर्म में, ना शॉर्ट टर्म में, ना ही एसटीटी में। आगे जाते हुए आप थोड़ा और रैशनलाइजेशन देखेंगे, जो सरकार कोशिश कर रही है कि सारी एसेट क्लासेस एक तरीके से ट्रीट की जाएँ, वो अलग बात है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ओके, बस ताई को करना है एक फील गुड बजट दे दें, किसी को अपसेट ना करें और जो बढ़िया करते रहें अपनी पॉलिसीज उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। और हाँ, कुछ कुछ पॉकेट्स को रिलीफ की जरूरत है, ताई दे दें तो मजा आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक्सपेक्टेशन जो अपन माउंट कर रहे हैं, अब 11 बजे पता चलेगा कैसे अनवेल होती हैं, क्या क्या सामने आता है। लेकिन इस ऑल इंपॉर्टेंट बजट से पहले कुछ बहुत स्टॉक मार्केट्स में एक रिलीफ आया इस हफ्ते एटलीस्ट जाते जाते। कैसा पोजीशन नजर आ रहा है बाजार? देखिए, पोजीशनिंग ना बाजार की बिल्कुल वैसी है जैसी वो चक दे इंडिया के लास्ट सीन में होता है कि वो हॉकी स्टिक इस साइड है, लेफ्ट मारेगी, पाँव उस साइड है, वो राइट मारेगी, हो सकता है सीधा शॉट ले ले। तो अगर आप बाजार की पोजीशनिंग देखें ना, बहुत कंफ्यूजिंग है बाजार की पोजीशनिंग। वो बाजार की पोजीशनिंग डिपेंड करता है कि आपकी खुद की क्या पोजीशनिंग है। अगर आप पिछले 4 दिन का मूव देखेंगे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो ऐसा लगेगा कि बाजार बिल्कुल एक सरपट रैली के साथ बजट में जा रहा है, स्पेशली मिड कैप में जिस तरीके की बड़ी रैली हुई है पिछले 4 दिन में। लेकिन अगर आप पूरी जनवरी का मूव देखेंगे, ये देखिए ये पिछले कुछ दिनों का मूव है, लेकिन अगर आप इसको 1 महीने का चार्ट कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाजार बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है इस बजट को लेकर। ये देखिए 1 महीने में मिड कैप इंडेक्स 6.5%, स्मॉल कैप की तो और बुरी धुनाई हुई है। तो इसीलिए हमने एक लाइन ली है इस बाजार के लिए कि मेक और ब्रेक बजट। देखिए निफ्टी कितने पर बंद हुआ है कल? 23,500 पर बंद हुआ है, 23,500 पर एग्जैक्टली बंद हुआ है। मेरा ये मानना है कि आज बजट में पोटेंशियल है कि आपको 24,000 भी दिखा दे और 23,000 भी दिखा दे। बजट में इस तरीके का पोटेंशियल होता है। इवेंचुअली क्या होगा वो तो खैर लास्ट के 1 घंटे में आई थिंक मार्केट एक फाइनल मूव देगा, लेकिन अगर बाजार ने निराश किया तो वापस एक बार 22,800 23,000 का भी खतरा रहेगा मार्केट पर। लेकिन अगर ग्रोथ बढ़ाने वाला बजट रहा तो यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली दे सकता है बाजार। 24,500 बहुत जल्दी आ सकता है अगर बजट ने निराश नहीं किया, टैक्सेस ठीक ठाक रखे, कंजम्पशन पर फोकस किया, तो हम 1000 पॉइंट की भी रैली देख सकते हैं। बाजार का असली दर्द ना निफ्टी में नहीं पता चलेगा आपको, बाजार का असली दर्द पता चलेगा लोगों के पोर्टफोलियो में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। वो आप लोगों से पूछेंगे तो वो पता चलेगा। तो अगर उस पर वो कैसे इंप्रूव होगा? वो इंप्रूव होगा 2-3 कारणों से। अगर बजट ग्रोथ ओरिएंटेड हुआ तो एफआईएस भी वापस लौटेंगे, अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और मार्केट ये सब प्राइसिंग करने की कोशिश करेगी। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, वो हमेशा पहले से प्राइसिंग करने की कोशिश करता है चीज़ों को। खराब बजट की बिल्कुल जगह नहीं है मार्केट में। बस ये है कि ये मार्केट इस समय ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ हमारे साथ छेड़छाड़ ना हो, हमारे टैक्सेस वगैरह ना बढ़ाए जाएं और बस थोड़ा सा ग्रोथ पे फोकस कर दिया जाए, उतना ही काफ़ी है मार्केट के लिए। बस ट्रस्ट में, उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है मार्केट को। और पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है मैम कर देंगी ऐसा आज, फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। लेकिन चलिए, अच्छा आज के शुरुआती समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं क्योंकि हैंडओवर थोड़ा गड़बड़ा गया। कल यूएस के मार्केट्स में दबाव था और आज सुबह के फ्यूचर्स पेन में है। पता था, उसका कंफर्मेशन आ गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि आज 1 फरवरी को टैरिफ इंपोजिशन की शुरुआत करेगा अमेरिका। आता हूं, ग्लोब के समीकरण पे बातचीत करूंगा।
लेकिन लक्ष्मण के पास चला जाए। वैसे बजट आता है तो अपन मिडिल क्लास, अपन कोई क्या मांगता है, एक ही चीज, मैडम कुछ टैक्स वैक्स में रिलीफ दे दें। पर फैक्ट ऑफ द मैटर है बजट उसके अलावा बहुत कुछ है। बजट हमारे देश का विजन, हमारे देश का रोड मैप सामने रखेगा। और समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी रुपी काउंट्स। ऐसे में लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। इस बार के बजट का सबसे मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? क्या गैदर किया अब तक आपने? देखिए, मुझे जो लगता है कि इस बार बजट का मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रहने वाला है। ग्रोथ आपको बढ़ाना है, घरेलू ग्रोथ बढ़ाएंगे तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष जोर दे सकती है और उसमें भी गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। 2-3 सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा गुंजाइश है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। यहां पे आप देखें कि शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ आपको दिखे। दूसरा जो फोकस होगा वो है कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठते हुए आपको दिख सकते हैं, जिसमें टैक्स रियायत की जो उम्मीद की जा रही है वो भी एक उम्मीद यहां पर की जा सकती है। और तीसरा, मुझे लगता है कुछ स्कीम्स का ऐलान किया जा सकता है जो आपको सेंटिमेंट सुधारने के भी काम आएगा और जहां जहां दबाव दिख रहा है उस दबाव को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला फुल ईयर बजट है, तो बहुत कुछ यहां से आपको दिशा मिलने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है। और जब पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल हो गया है केपेक्स पे खर्च, ग्रोथ कैपिटल पे कितनी रकम झोंक की जा रही है। सबकी नजरें तो उस आंकड़े पे रहने वाली हैं। हालांकि लास्ट टाइम के 11.11 लाख करोड़ का मिस होना है क्योंकि इस बार केपेक्स का स्लो डाउन हुआ था। और लक्ष्मण सही कह रहे हैं, मैं एक्सिस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बहुत अच्छा कैलकुलेशन नीलकंठ मिश्रा साहब का है। सारे गणित बैठाने के बाद वो खुद ही कह रहे हैं कि रूम ही नहीं है, 80,000 से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आप एडिशनल स्पेंड कर ही नहीं सकते और उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी पॉलिसीज़ पे खर्च करना है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, पर चादर छोटी है। देखते हैं कैसे मैम इस बजट के टाइट रोप पे वॉक करके दिखाती हैं। अच्छा लक्ष्मण, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अप फ्रंट जान लेता हूं, उसके बाद दिल्ली वापस चलेंगे बाकी सबसे बातचीत करने अलग सेगमेंट्स के लिए। वो वीरू पूछ रहे थे क्या आने वाला है अपन के लिए, वो जो रिलीफ इनकम टैक्स के फ्रंट पे सब कह रहे थे कुछ होगा नहीं होगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चले? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे बजट भाषण को जब वित्त मंत्री पढ़ना शुरू करें तो इसी उम्मीद के साथ सुनते जाइएगा और ये रिलीफ होगा कि नहीं होगा आपको बजट भाषण के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। जो अलग अलग पॉकेट से गुंजाइश दिख रही है, संभावना दिख रही है, उसमें तो यह है कि इनकम टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इस बार फिर भी काफी ज्यादा बंधी हुई है और उम्मीदें बंधी हुई हैं। इनकम टैक्स पेयर्स को लगता है कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन में सरकार 75,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए कर दे। जो 20% से 30% अचानक से टैक्स स्लैब जंप कर जाता है, उसमें बहुत सारे सुझाव आए थे, इसको आप ठीक करिए। तो इन दोनों सुझावों पर बजट बनाने के दौरान काफी गंभीरता से चर्चा हुई है। अब हुआ क्या ये मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। दूसरी चीज कि कॉर्पोरेट टैक्स में किसी भी तरह के सीधे तौर पर रियायत दी जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। हाँ, कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं बजट में, इसके लिए ड्यूटी में कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सच पूछे तो आशीष जी, वीरेंद्र जी सुन रहे हो तो बता दीजिएगा कि मेरा कम से कम 20 बजट कवर करने का अनुभव ये कहता है कि हम लोग उम्मीदें बहुत पालते हैं, लेकिन बजट जब पेश हो जाता है तो उम्मीदों पर कुछ हद तक पानी भी फिरता है, कई बार खुशी भी मिलती है। तो उम्मीद करिए कि शायद इस बार खुशी ज्यादा मिले। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है मुंबई स्पिरिट से। हम हमेशा जोश के साथ किसी भी परिस्थिति में खुशी को, जैसे एक स्पिरिट और है कि पूछो सवाल खुद का और नाम लगाओ किसी और का। अच्छा, दिल्ली वापस चलेंगे, सबसे बातचीत करनी है, लेकिन पहले जरा अपन है स्टॉक मार्केट के चैनल, बजट के साथ साथ स्टॉक मार्केट पे भी तवज्जो देने की जरूरत। और आज समीक्षा शुरुआत में 11 बजे के बाद मैडम जो बोल रहे होंगे उस पर हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल समीकरण इंपॉर्टेंट होंगे। कल जब शेयर बाजार बंद हो रहे थे हमारे, फ्राइडे को 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 3/4% मजबूत। ये डाइजेस्ट करके क्या हम कल का एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। दरअसल 1/4 से 3/4% का दबाव था कल, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी 1/4 से 3/4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जहां छोड़े थे
इस समय सुबह फ्यूचर्स कहीं ज्यादा पेन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो कल के सेशन, ये फ्यूचर्स, ये मूड माहौल बिगड़ क्यों रहा है, पहले हॉर्मास से समझ लेते हैं आज का ग्लोबल हैंडओवर बजट के दिन का है कैसा। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। क्यों बिगड़ा सा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष और गुड मॉर्निंग आप सभी को। लेकिन मूड तो बिगड़ा हुआ है। ऐसे कहते हैं नॉट द काइंड ऑफ हैंडओवर जो आप चाहते थे एक बड़े दिन में जाने से पहले। और व्हाइट हाउस ने कल ये साफ कर दिया कि टैरिफ लगेंगे, आज से ही लगेंगे। खबरें चल रही थी कि 1 मार्च से लगने शुरू होंगे, तेल पर नहीं लगेंगे। ऐसा तो कोई सफाई आ गई है कि लगने हैं तो आज से ही लगेंगे। 25% कनाडा और मेक्सिको पे, और चीन पर कितने लगेंगे उस पर अब तक कोई सफाई नहीं हुई, लेकिन 10% की बात अभी भी चल रही है। और ये भी उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि चिप्स, ऑयल एंड गैस और स्टील पर वो 18 फरवरी तक टैरिफ लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो निर्यात स्टील का होता है वो कनाडा से ही होता है यूएस में, तो वहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और ये जो एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी वगैरह वगैरह, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि भाई मेरा तो नहीं मानना कि टैरिफ लगाने से महंगाई बढ़ेगी। टैरिफ लगाने से तो हमारी इकोनॉमी तो अच्छी ही होगी, ये उनका कहना था। और उस वजह से जो सारे बेंचमार्क इंडिसेस थे वो अपने डेज हाई से गिरकर बंद हुए हैं। डाउ जोन्स 450 अंक गिरा अपने हाई से, नैस्डैक 350 अंक गिरा। तो ये एक ख़राब संकेत बाज़ारों के लिए आए हैं। और ख़राब संकेत पीसीई के डेटा से भी आए हैं, क्योंकि पीसीई का डेटा अनुमान मुताबिक आया है 2.8%, मगर पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा आया है। पीसी मतलब पर्सनल कंजम्पशन, मतलब इन्फ्लेशन का एक ऐसा अंग जो फेड ज्यादा पेनी नजर से, फेड ज़्यादा जिस पर तवज्जो देता है उस पर अनुमान मुताबिक था, मगर कमज़ोर था क्योंकि पिछले महीने से ज़्यादा आया है। तो उस पर अब ये चल रहा है कि भाई 2% आप नीचे जाने वाले थे, आप तो ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब छोड़ो, ये एक हैंडओवर खराब है। यूएस में ऐसा हो गया क्योंकि टैरिफ लगने वाले हैं, पीसी, इन्फ्लेशन के प्राइस, ये हर जगह जब टैरिफ लग रही है, कहीं अपने को तो झटका नहीं लगने वाला आज? अब तक ऐसे इंडिकेशन नहीं है ना, इन तीनों पे रहेगा, मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे। अब तक भारत की बात किसी ने नहीं की है, वहां पर अब तक ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर तो बयान नहीं आया है कि भारत पर टैरिफ लगाई जाएगी, मगर इन तीनों देशों के नाम अभी भी चल रहे हैं। और एक बात समराइज करूं उससे पहले कि बिग टेक की जो रैली, जिस वजह से बाजार चले हैं इतने, जिस हजरत ने का नाम दिया था माइकल हार्नेट, जिसने बिग टेक, ये जो मैग्निफिसेंट 7 की टर्मिनोलॉजी की धारणा की थी, उन्होंने कहा है कि अब ये मैग्निफिसेंट 7 लेग्निफिसेंट 7 बन सकते हैं, कि अब बहुत महंगे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं, ओवर ओन्ड हो चुके हैं, तो आप इन्हें छोड़िए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उन्हें खरीदने की कोशिश करें। हैंडओवर खराब है भाई साहब, बहुत खराब है। पोजीशन कैसे हैं बाजार इस बजट से पहले? कल चौथा दिन हो गया, ले दे के गेन सीक आउट करे, मंडे के लो से बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई है। कैसे पोजीशन है, क्या वॉच करूं आज के सेशन की? जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक ट्रेंडिंग डे बन जाएगा अगर 20 डे में कट गया। दोनों ही इंडिसेस पे ट्रेंड डे में कट गया, 20 डे में कट गया 310 के आसपास, उसके बाद आपको 520 तक का स्विंग मिला, बेस्ट केस में मिल गया। बट आशीष, ये होता क्या है, जब भी 20 डे में कटता है ना, शॉर्ट होल्डर्स जो होते हैं वो प्रेशर में होते हैं, वो ऐसे में शॉर्ट्स रखने नहीं पसंद करते। तो अगर मैं अपनी रणनीति को शुरू में एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ ना, तो कल का मूव एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। बहुत पैसा बाजार में नहीं है आशीष कल के मूव में। मैं आपके स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स रखता हूँ, जरा प्लीज़ देखिए आइएगा। कल एफआईएस ने करीब 1200 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, डीआईएस का करीब 2200 करोड़ रुपए का बाय था। इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने कल बेचा, थोड़े लॉन्ग शॉर्ट दोनों विजिबल हैं, बट एफआईएस ने मेजर जिन स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट साइड पे प्लेस किया हुआ था उनमें कवरिंग करी, नो डाउट अबाउट दैट। 4200 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, तो उसने एक थ्रस्ट जनरेट करा। कल की अगर आप ओआई समरी को देखें तो कल्याण ज्वाला जैसे स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ओआई लूज कर रहे थे, और देखिए किस किसने ओआई लूज किया, साइंट, गेल, टाटा कंज्यूमर, बीएचएल, पेट्रोनेट, ये सारे ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर थे। तो इट्स शॉर्ट कवरिंग। आशीष, कल हमने 23,500 बेस्ट केस में ऑलरेडी हमने देख लिया है। मैं एक बात कहूँगा, कल एफआईएस की तरफ से पुट राइटिंग भी हुई है, जरा प्लीज़ पिरामिड्स लेके आइएगा। कॉल राइटिंग कोई नहीं है, और पुट राइटिंग 23,500, 400, 300 की जोन में काफ़ी हुई है। सिंपली मैं कहता हूँ कि हम बाय ऑन डिप्स तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे पास स्क्रीन पे बेस 1, बेस 2 है। मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे व्याख्या कर देता हूँ। जब तक बेस 1 है, बेस 2 है, उसको आप बाय कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं ड्यूरिंग द डे। बट अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 2 टूटता है, यानी 23,181, 23,200 का जोन, देन लॉन्ग्स के साथ ट्रेवल करने का मतलब ही नहीं है। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 23,600, क्योंकि मात्र एक ही कॉल राइटर कल विजिबल था, वो था 23,600। उसके बाद 23,700, 750 तक का इन बेस्ट केस मूव पॉसिबल है।
बैंक निफ्टी की थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं आशीष, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक मूव दे चुका है। बैंक निफ्टी में कल 49,000 तक पुट राइटिंग थी, लेकिन बैंक्स में कल कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं था। स्टैट्स मेरे को बैंक निफ्टी के पसंद नहीं आए बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करूंगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, बट बेस 1 तक 49,000, 49,100, 49,200 यहाँ तक की बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख सकता हूँ, लेकिन बेस्ट केस में 50,000, 50,280 जहाँ पे 200 में अलाइंड है। इतने स्टैट्स ने प्रभावित नहीं किया आशीष कल, जितना मैं सोच के चल रहा था। उतना इम्प्रेस नहीं करा बजट से पहले स्टैट्स ने। पैसा नहीं आया इतना। पैसा मैडम देंगी तब तो आएगा। एक काम करा जाए, दिल्ली वापस चलते हैं। लक्ष्मण से बातचीत हो गई, बड़ा जामा क्या था, इनकम टैक्स पेयर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या हो सकता है। लेकिन 4 इंपॉर्टेंट चीजें और, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, रेलवेज और आजकल एविएशन जो तगड़ा थ्रस्ट मिल रहा है, उस पर फोकस करा जाए। सबसे पहले आलोक के पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। पिछले कई बजट से आपने नोटिस करा होगा कैसे टूल आत्मनिर्भरता की तरफ पीएलआई स्कीम्स वगैरह के थ्रू लगातार इम्पेटस दिया गया। आलोक, इस बार भी एक्सपेक्ट करें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे जोर तवज्जो दिया जाएगा बजट में? बिल्कुल बिल्कुल, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो रहेगी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एक प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और दूसरा जो ये आज बजट का महाकुंभ हो रहा है और जिसमें सारे सेक्टर यानी सारे अखाड़े डुबकी लगाना चाहते हैं और राहत की उम्मीद करना चाहते हैं, उस त्रिवेणी की गंगोत्री यहीं से निकलती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि लक्ष्मी की कृपा होगी, तो माता सरस्वती अगर वित्त मंत्री की जुबान पर बैठेंगी तो जरूर कृपा होगी। और इसीलिए बता रहा हूं कि वित्त मंत्री के निवास पर मैं खड़ा हूं यहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर बड़ी राहत की उम्मीद इस तरह से लगाई जा सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, वहां पर बड़े फेरबदल की उम्मीद है। और खासतौर से 100 से ज्यादा आइटम्स हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी बदलाव करके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बड़ी रिलीफ दी जाएगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलेगी। एक्सपोर्ट जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसको बढ़ाया जा सकता है। और खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं उस पर ज्यादा जोर रहेगा, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उनके लिए डेडिकेटेड फंडिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए मुहैया कराई जा सकती है। और साथ ही साथ एफडीआई के नियमों में भी ढील दिया जा सकता है ताकि उन्हें सीधे तौर पर जो सॉवरेन फंड्स होते हैं विदेशों से, उनसे डायरेक्ट उनसे फंडिंग मिल सके। तो इस तरह की रिलीफ की उम्मीद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर इस बार है। और उम्मीद की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग को सरकार बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। चलिए देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है। बार बार इनकम टैक्स रिलीफ, क्योंकि अर्बन स्ट्रेस है, अर्बन इन्फ्लेशन ज्यादा है, मिडिल क्लास को रिलीफ की जरूरत है, वो सब शायद हो बजट में। लेकिन एग्री, उस रूरल साइड पे थ्रस्ट, वो पॉलिसी कंटिन्यूटी शायद नजर आए इस बार फिर से। हसीन, क्या पिक कर रहे हो आप एग्री के लिए? देखिए, एग्री के लिए अगर मैं बात करूं, जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फैसले ले रही है। पिछले 6 महीने के अंदर हमें 26 बड़े फैसले देखने को मिले जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ करीबन 5% के दर से बढ़ रही है, कल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। तो उसके ऊपर फोकस हमको और देखने के लिए मिल सकता है। जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा सकता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी ये भी कह रहा है कि आप लोगों को क्रॉप रिसाइलेंट क्रॉप और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो उसके बड़े स्टेप्स आपको इस बजट के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं वित्त मंत्री की तरफ से। देखते हैं भाई साहब, एग्री बहुत इंपॉर्टेंट और ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बीच में तो एग्री की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। दिल्ली के विजय चौक से रोहन इस समय मौजूद है। रोहन बहुत पैनी नजर रखते हैं एविएशन पे और दीपाली रखती हैं रेलवेज पे। तो पहले रोहन के पास एविएशन रिलेटेड। रोहन, क्या पिक कर रहे हो आप? जी, इस बार बजट में एक बड़ा फोकस आप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन सेक्टर पर देख सकते हैं। ड्रोन सेक्टर के लिए एक पीएलआई स्कीम के अगले चरण की घोषणा की जा सकती है। करीब 3 साल के लिए स्कीम होगी। इस बार जो फोकस होगा वो ड्रोन कंपोनेंट बनाने पे होगा। करीब 3 साल में 1000 करोड़ की स्कीम की घोषणा सरकार कर सकती है। साथ ही जो उड़ान 2.0 स्कीम है, यहाँ पर फोकस होने जा रहा है दूर दराज के इलाकों में, छोटे इलाकों में किस तरह से एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके इस पर। साथ ही बहुत सारे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की
घोषणा भी आप इस बार बजट में देख सकते हैं। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके, उसकी घोषणा भी कर सकती है और करीब अनुमान है कि लगभग 350 करोड़ के लिए सीड मनी सरकार दे सकती है। और एयरक्राफ्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाना, इस पर भी उम्मीदें हैं क्योंकि इसके बाद एविएशन सेक्टर में लैंडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये कुछ कदम है जो एविएशन सेक्टर में हम उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में। ओके, अच्छा दीपाली, रेलवेज, दीपाली से मैंने बीच में बात करी तो बड़ा सही बात थी, मॉडर्नाइजेशन और सेफ्टी, ये बहुत की होने वाला है। दीपाली, किस तरह के एलोकेशंस क्या एक्सपेक्टेड इस बार बजट से? देखिए आशीष जी, जिस तरह से लक्ष्मण सर ने भी इस बात को सामने रखा कि जिन सेक्टर पर वित्त मंत्री का ज़्यादा फोकस देखने को मिल सकता है उनमें से एक है रेलवेज। और हमने देखा है कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन बताते हैं और यही वजह है कि इस बार जो एलोकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेलवे के लिए 15 से 20% बजटीय सहायता में इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर फोकस एरिया की बात करें, रिकॉर्ड एलोकेशन मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन, जो मौजूदा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरह से अपग्रेड किया जाए और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है उससे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस लिहाज से वित्त मंत्री का बड़ा फोकस हमें दिखाई देगा। अगर हम मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात करते हैं तो उसमें बड़ा जो रोल है वो है रोलिंग स्टॉक का, और किस तरह से जो अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। उसके अलावा अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है। और सबसे खास बात ये कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे कवच इंस्टॉलेशन पर तेजी से काम कर रही है। 4.0 पर फिलहाल काम किया जा रहा है। तो कवच के लिए वित्त मंत्री की तरफ से अलग से एक डेडिकेटेड फंड जो कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का है उसका ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। लार्जली जो बड़ी बड़ी चीजें इस बार यूनियन बजट 2025 से एक्सपेक्टेड है। होमवर्क हो गया है, अब देखते हैं मैम क्या कुछ डिलीवर करके देती हैं 11 बजे सुबह। इनसे रिलेटेड स्टॉक्स वगैरह पे तो अपन डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे जब इसके ब्रेक के उस पर सौदा आपका लेकर आएंगे, सीधा सौदा लेकर आएंगे। लेकिन कंचन से एक, क्योंकि इंडसइंड बैंक के कल निफ्टी का एक ही नंबर बाजार के बाद आया ना, इंडसइंड बैंक, कैसा लगा? हालांकि जो नंबर है उसने एस्टिमेट को तो बीट कर दिया है, लेकिन एट द फेस ऑफ इट नंबर अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो बैंक की एसेट क्वालिटी है वहां पे कहीं ना कहीं एक डेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए या कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ली जाए, दोनों में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के जो एनपीएस है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो कंपनी का भी कहना है कि अब हम नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट करने वाले हैं जो 90 से 120 दिनों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण ने एक ट्वीट डाला है, जाते जाते दिखा तो सकता नहीं, भूल गया मैं लेना, कि सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे लोकेशन पे तो धुंध बहुत, कोहरा बहुत है, पर होप कर रहे हैं कि बजट के बाद कुछ क्लियरर स्काईज हों। लक्ष्मण, धुंध तो अभी भी नजर आ रही है पीछे। हाँ, मैं वही कह रहा था, जब से आपने रिपोर्टरों से बात करी कि क्या क्या हो सकता है, तब अचानक से मैंने देखा कि पूरे आसपास धुंध काफी गहरी हो गई। मेरे पीछे देखे तो पार्लियामेंट दिख नहीं रहा है जहां पे बजट पेश किया जाना है। मेरे इस तरफ देखें तो नॉर्थ ब्लॉक है वो भी नहीं दिख रहा। धुंध की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब यहाँ से छुट्टी मत बोले, देखूंगा दोनों चीजें हैं कि नहीं, जहां से बजट आनी है, जहां बजट पेश हो जानी है। अरे इन भाई साहब की तो सुबह तड़के कल फ्लाइट है वापसी, कहाँ जा रहे हो, छोड़ो यार। चलिए, आप सबसे वापस दिन भर बातचीत होती रहेगी। सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया लोकेशन से जुड़ के बजट की बारीकियां समझा देना, पहले से क्या तैयारी करनी है, होमवर्क कराने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक का एक समय हो चुका है, इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, पर ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।